हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल। हम इसमें 2 लॉ करेंगे जिसमें जो है पहला आएगा रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी कि जो रिटर्न्स मिलता है वो किसके कारण मिलता है, फैक्टर के कारण। और रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पर जो है हमें जो रिटर्न्स मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो किसकी वजह से होगा, स्केल में चेंज होने की वजह से। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स पर जो है अपनी चर्चा करेंगे। ये देखिए, हम इसे फ्लो चार्ट से भी शो कर सकते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन को। ये देखिए, रिटर्न्स टू फैक्टर है, ये रिटर्न्स टू स्केल है। फैक्टर्स में जो फैक्टर्स को चेंज करने की वजह से जो रिटर्न्स मिलता है ये इसमें वो आएगा, और यहाँ पर स्केल में जो चेंज करने की वजह से जो रिटर्न्स मिलेगा इसमें जो है पैमाने के प्रतिफल में आएगा। तो अगर हम बात करें इसमें जो है हमारा क्या होता है, एक फैक्टर क्या होता है हमारा फिक्स्ड, और बाकी सारे जो है हमारे कैसे होते हैं, वेरिएबल। और इसमें जो है क्या होता है हमारा, इसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो है क्या होते हैं हमारे, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल यानी कि चेंज होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर फिक्स फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम एक फिक्स फैक्टर को जो है यहाँ लैंड को लेके चल सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर में जो हम किसको ले सकते हैं यहाँ पे, श्रम को यानी कि लेबर को लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर के सारे जो है स्केल में ही चेंजेस आ जाएंगे तो सारे फैक्टर्स जो है हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक संसाधन जो है आप कैसा रहेगा, परिवर्तनशील, और बाकी क्या रहेंगे, स्थिर। यहाँ पर सभी कारक जो है कैसे रहेंगे, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल। दूसरा, यहाँ पे जो है जो आपको अनुपात मिलता है वो किसके कारण मिलता है, परिवर्तनशील कारकों की वजह से। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास फिक्स फैक्टर जो है मान लीजिए लैंड है, और वेरिएबल फैक्टर जो है मैंने आपको अभी बताया कि लेबर लेके चलते हैं 1 2 3, तो उसके बाद जो आपको जो फायदा मिलेगा वो क्या है, इस फिक्स फैक्टर की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो वही सेम रहेगा। यहाँ पर जो है आप किसमें चेंजेस कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे हो, यानी कि लेबर में चेंज कर रहे हो। इसकी वजह से जो आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो यानी कि जो आपका अनुपात मिला है, जो आपको रिटर्न्स मिला है वो किसकी वजह से मिला है, परिवर्तनशील संसाधनों की वजह से। और यहाँ पर जो है आपको जो मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, यहाँ पे स्थिर कारक अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो आपको जो अनुपात मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, सभी साधन परिवर्तनशील होने की वजह से। अब हम जो है इसके डिफरेंस को करेंगे कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में। तो सबसे पहले आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जो कारक के प्रतिफल की मान्यता होती है वो क्या कहती है कि कारकों का जो अनुपात होता है वो कैसा रहता है, परिवर्तनशील। जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि भी यहाँ पर जो है हमें जो प्रतिफल मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, परिवर्तनशील संसाधनों की वजह से। और यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल में जो कारकों का अनुपात होता है वो कैसा रहता है, स्थिर, यानी कि वो एक जैसा रहता है। उसके बाद जो है कारक के प्रतिफल में जो है क्या होता है, उस समय पर लागू होते हैं जब केवल एक साधन कैसा रहता है, परिवर्तनशील, और बाकी साधन कैसे रहते हैं, स्थिर। और यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पे सभी साधन जो है कैसे रहते हैं आपके, परिवर्तनशील। और ये जो है किस टाइम के लिए होता है, उत्पादन का पैमाना जो है यहाँ पे कैसा होता है, परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें जो है उत्पादन का पैमाना क्या होता है, परिवर्तित होता है। रेशो की बात करें तो पैमाने के प्रतिफल में जो फैक्टर रेशो होता है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है, जबकि आपका कारक के प्रतिफल में जो है कैसा रहता है, परिवर्तनशील रहता है। टाइम पीरियड की बात करें तो पैमाने का प्रतिफल जो है दीर्घकाल में लागू होता है, और जबकि आपका कारक का प्रतिफल जो है क्या होता है, अल्पकाल में लागू होता है। क्योंकि दीर्घकाल में हमारे पास इतना समय होता है कि हम अपने संसाधनों को बदल सकते हैं, जबकि अल्पकाल में हम अपने संसाधनों को बदल नहीं सकते हैं। तो समय अवधि की बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो है टॉपिक कम। अब हम अपने दोनों नियमों को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर में दोबारा आपको एक बार बताती हूँ कि इसमें जो है क्या होती है, एक कारक को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा देते हैं, परंतु बाकी कारक क्या रहते हैं, हमारे स्थिर रहते हैं। यानी कि स्थिर संसाधन की बात करें तो यहाँ पर हम भूमि को ले सकते हैं, और परिवर्तनशील की बात करें तो यहाँ पे हम श्रम को ले सकते हैं। तो भूमि क्या रहेगी हमारी, स्थिर कारक रहेगी, और जबकि श्रम क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे, परिवर्तनशील कारक रहेगा। कारक के प्रतिफल के हमारे पास 3 पहलू होते हैं जिसकी हम अलग अलग से जो है डिटेल में पढ़ेंगे। जिसको हम सबसे पहले आते हैं कारक का बढ़ता प्रतिफल, फिर कारक का समान प्रतिफल, और फिर कारक का घटता प्रतिफल। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कारक का बढ़ता प्रतिफल। कारक के बढ़ते फल के प्रतिफल के नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होता है, कुछ उत्पाद उस समय बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है जब स्थिर कारक की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है। इसको हम एक स्केड्यूल के द्वारा भी दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस स्केड्यूल में क्या है, आपकी परिवर्तनशील संसाधन को हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारे पास भूमि क्या है, एक स्थिर साधन, वो उतनी ही है। मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, ये आपके पास 1 हेक्टेयर भूमि है। इस पर जो है जब हम एक मजदूर को लगाते हैं तो हमें उत्पादन मिलता है
4 क्विंटल। जब हम 2 मजदूर बढ़ा देते हैं तो उत्पादन भी हमारा बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम श्रम को बढ़ाते जा रहे हैं, मजदूर को बढ़ाते जा रहे हैं, उत्पादन जो है ये देखिए हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या मिलेगा हमें, कारक का बढ़ता प्रतिफल, यानी कि कारक क्या हो गया आपके पास, श्रम। तो जैसे जैसे हमने कारक की इकाई को बढ़ाया, जो हमारे पास प्रतिफल मिला वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये किसकी वजह से मिला है, कारक को बढ़ाने की वजह से। तो ये जो बढ़ता प्रतिफल जो है किसकी वजह से, कारक की वजह से। तो इसे हम बोलेंगे बढ़ता प्रतिफल। अगर हम इसको सीमांत उत्पादन इसका निकालें, सीमांत उत्पादन जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, तो वो कैसे निकलेगा, पहले आपका 4 एज इट इज आ जाएगा, फिर 10 में से 4 को आप लेस करेंगे तो 6, फिर 18 में से 10 लेस किया 8, और इस तरह से लेस करने के बाद ये देखिए आपके पास सीमांत प्रतिफल भी जो है क्या है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो इसको हम जब डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो इसकी शेप जो है आपकी इस तरह से आएगी। ये हमारे पास जो है टीपी जो है कि आएगी इस तरह से आएगा। तो ये बढ़ते प्रतिफल को शो करता है। स्केड्यूल से अगर हम देखें तो देखिए स्केड्यूल से जब हम बनाएंगे तो मैंने आपको पीछे शेप बना के दिखाई, ये इस तरह से बनेगी। और अगर आपको एमपी को बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगी। आप इसे ड्रॉ करके देखिएगा, ये सेम एज इट इज बनेगी। तो ये हमारा क्या दिखाता है, बढ़ता हुआ प्रतिफल। बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण क्या होते हैं, कारण की बात करें तो ये क्या है, स्थिर कारकों का पूर्ण उपयोग। जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर पर परिवर्तनशील संसाधनों को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है हम क्या करें, इस फिक्स फैक्टर को क्या कर रहे हैं, हम पूर्णतः यूज कर रहे हैं, पूरी तरह से फुलर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ये बढ़ता प्रतिफल मिलता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, परिवर्तनशील कारक की कुशलता में वृद्धि। यहाँ पर ये देखिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसी वजह से हमें जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या मिलता है, हमें बढ़ता हुआ मिलता है। तो परिवर्तनशील कारक की कुशलता में वृद्धि के कारण जो कुल उत्पादन है वो क्या है, बढ़ता मिलता है, इसीलिए जो है हमें क्या मिलेगा, बढ़ता प्रतिफल। उसके बाद कारक में उचित समन्वय, ये देखिए इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन जो है क्या है, बहुत बढ़िया है, 1:1, 1:2, 1:3, जिसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या मिलता है, बढ़ता हुआ। यानी कि इन दोनों का जब तक हमारा कोऑर्डिनेशन सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता हुआ। बढ़ता प्रतिफल हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा स्टार्ट होता है कारक के समान प्रतिफल। कारक के समान प्रतिफल में क्या आएगा कि कारक के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उसकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। यानी कि सीमांत उत्पादकता जो है हमारी क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगी। इसे हम एक स्केड्यूल के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये देखिए स्केड्यूल में यहाँ पर क्या है, संसाधन हमारे बढ़ रहे हैं, परिवर्तनशील साधन, और हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स्ड है। कुल उत्पादन ये देखिए हमें लगेगा बढ़ रहा है, लेकिन जब हम इसका डिफरेंस निकालें, मान लीजिए पहले 5, फिर 10 - 5 = 5, 15 - 10 = 5, तो सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ नहीं रहा, बल्कि क्या है, ये समान है। तो जब परिवर्तनशील संसाधनों की इकाइयों का स्थिर साधनों पर उपयोग किया जाता है, तो जब हमें सीमांत उत्पादन बढ़ते हुए ना मिलकर समान मिलता है तो उसे बोलते हैं कारक के समान प्रतिफल। डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो ये देखिए टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने आपको स्केड्यूल में दिखाया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन को आप बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये देखिए 5 ही रहेगा, चाहे आप कितनी मर्जी इकाइयों को बढ़ाते चले जाइए वेरिएबल फैक्टर्स की। तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमें क्या मिलेगा, समान मिलेगा, इक्वल मिलेगा। उसके बाद जो है अगर हम इसके कारण देखें तो सबसे पहले क्या है, स्थिर साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो चुका है। यानी कि जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर पर परिवर्तनशील संसाधनों को बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको जो उत्पादन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अनुकूलतम। यानी कि इससे बेटर और आपको नहीं मिल सकता, जो आपको मिलना था वो मिल चुका है। तो स्थिर कारकों का आपने क्या किया है, अनुकूल उपयोग हो चुका है, अब इसका आप अधिक उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, आदर्श कारक अनुपात, यानी कि ये जो आपके पास आइडियल अनुपात रहेगा, इससे बेटर अनुपात आपके पास कोई नहीं रहेगा। तो इसके बाद जो है आपको, अगर आप फिक्स फैक्टर और बढ़ाते चले जाए, फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर और बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय जो है क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है परिवर्तनशील कारक का कुशलतम उपयोग, यानी कि ये जो परिवर्तनशील कारक है इसका आपने कुशलतम उपयोग कर लिया, इसके बाद आपके पास कोई भी जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, समान प्रतिफल मिलता है। थर्ड स्टेज आपके पास आती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी कि कारक के घटते प्रतिफल। तो इसे हम देखें तो इसमें क्या है कि आपका कुल उत्पादन जो है क्या है, घटती हुई दर पर बढ़ता है, और जो आपका सीमांत उत्पादन है वो क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो इसे बोलते हैं कारक के घटते प्रतिफल। इसे हम फिर स्केड्यूल से शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर श्रम की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, भूमि वही स्थिर साधन है,
कुल उत्पादन जो है आपका जो है क्या है, एक लेवल तक बढ़ने के बाद जो है क्या हो जाता है, वो घटना शुरू हो जाता है। और सीमांत उत्पादन की बात करें तो सीमांत उत्पादन आपका घटकर जो है क्या हो जाएगा, 0, और 0 होने के बाद जो है वो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये इस डिफरेंस से निकल जाएगा आपका, आप निकालेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये देखिए, इसको डायग्रामेटिकली शो करें तो टोटल प्रोडक्शन जो है क्या है, पहले आपका बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, समान यानी कि 11-11 हुआ, और उसके बाद जो है क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें तो स्केड्यूल से जब हम मार्जिनल प्रोडक्शन बनाएंगे तो ये क्या है, 0 होके और फिर क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका कारक के घटते प्रतिफल के कारण। कारक के घटते प्रतिफल के लागू होने के कारण क्या है, सबसे पहले फिक्सटी ऑफ अ फैक्टर। जैसे जैसे एक फैक्टर आपका क्या है, फिक्स्ड है, जैसे जैसे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते चले जाते हैं तो आपका उत्पादन जो है बढ़ने की बजाय जो है क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, घटता प्रतिफल मिलता है। अपूर्ण कारक स्थानापन्न, हमारे पास जो है इस फिक्स फैक्टर का कोई स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें इस पर ही काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, घटता प्रतिफल मिलता है। उसके बाद क्या है, कारक के कम समन्वय, यानी कि इसके बाद जो है हमारा जो है कारकों का जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो क्या हो जाता है, ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, घटता प्रतिफल मिलता है। कारक के प्रतिफल की बात करें तो हम यहाँ पर जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लेके चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसे हम जो है शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक आपका फील्ड है, खेत है, जिसमें जो आपका क्या है, 1 हेक्टेयर है। उसमें जो है आपको मजदूरों की ज़रूरत है, मान लीजिए 4 लेबर चाहिए। आप जो है पहले अगर कम मजदूर लगाते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो क्या रहेगा, कम। जब आपके पास पूरे 4 जब आपको लेबर चाहिए, जब वो लग जाते हैं तो आपका उत्पादन जो है क्या हो जाता है, प्रोडक्शन क्या हो जाती है, आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर आप 5 लेबर लगाएंगे यानी कि 1 मजदूर फालतू लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय जो है क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, और प्रोडक्शन जो है आपकी यानी कि प्रॉफिट जो है आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर्स की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं तो पहले हमें जो है क्या मिलता है, बढ़ता प्रतिफल, फिर क्या मिलेगा हमें, समान प्रतिफल, और उसके बाद जो है हमें क्या मिलता है, घटता प्रतिफल। ये आपका क्या कहलाता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यानी कि घटते बढ़ते अनुपात का नियम। इसके कई नाम हैं जो आप करेंगे पेपर में, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तित अनुपात का नियम, दूसरा मैंने आपको बताया परिवर्तनशील कारक का नियम, परिवर्तित अनुपात का नियम। इसके कई नाम आते हैं तो आपको हर एक नाम को अच्छी तरह से करना है। मान्यताओं को लेकर चलता है, जैसे कि पहली मान्यता, इसकी अजम्पशन क्या है, स्थिर अनुपात प्रकार का ये नहीं है, ये बल्कि कैसा है, परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है, यानी कि जो भी हमें उत्पादन मिलता है वो सिर्फ किसकी वजह मिलता है, परिवर्तनशील कारकों की वजह से मिलता है। दूसरा जो है परिवर्तनशील कारक जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो लेबर यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, सभी इकाइयाँ क्या है, समरूप है, यानी कि एक जैसी कुशल है। एक जैसी कुशल का मतलब क्या है, अगर एक मजदूर जो है मान लीजिए 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो दूसरा मजदूर भी जो है कितना करेगा, 2 क्विंटल का, यानी कि उसका जो कुशलता है वो कैसी है, एक जैसी है। दूसरा जो है उत्पादन के कुछ कारक क्या है इसमें स्थिर, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फैक्टर जो है कैसा रहता है, आपका फिक्स्ड रहता है, ये हम अज्यूम करके चले हैं, मान कर चले हैं। और सबसे लास्ट वन, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर टेक्निक ही हमारी चेंज हो जाती है तो हमारा लॉ जो है फुलफिल ही नहीं होगा, लॉ हमारा जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम इन चारों मान्यताओं को जो है क्या है लेकर चलेंगे। ये देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को मैं आप बिल्कुल एक शेड्यूल से समझा सकती हूँ, जो मैं आपको पीछे जो है 3 पार्ट में समझा चुकी हूँ, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटता प्रतिफल। इसको हम जो है समराइज कर सकते हैं, बिल्कुल ही छोटे व्याख्यान कर सकते हैं इसका। ये देखिए, ये फिक्स फैक्टर है, ये क्या है आपका वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर पर जो है हम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाते हैं, यहाँ तक जो है हमारा क्या है, बढ़ता प्रतिफल मिल रहा है हमें। देखिए 5 तक जो है हमें क्या मिल रहा है, बढ़ता प्रतिफल। उसके बाद जो है 5 से 6 जैसे ही हमने इकाइयाँ बढ़ाई, यानी कि फिक्स फैक्टर पर हमें 5 के बाद और मजदूरों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने 6 मजदूर लगाए तो हमें जो है उत्पादन कैसा मिला, समान। उसके बाद फिर हम जब 7वां मजदूर लगाते हैं तो हमें जो है प्रतिफल मिलने की बजाय जो है क्या हो जाती है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि उसको मजदूरी फालतू देनी पड़ जाती है, जबकि हमारा उत्पादन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता।
तो ये क्या हो जाता है, हमारा कुल उत्पादन जो है क्या हो गया, घटकर जो है क्या हो गया, 11 हो गया। तो सीमांत उत्पादन मैंने आपको बताया, इसका डिफरेंस के द्वारा हम जो है सीमांत उत्पादन निकाल सकते हैं। तो जब हम सीमांत उत्पादन निकालेंगे, जब तक जो है आइडियल रहेगा, ये 9 तक तो जो है क्या रहेगा आपका आइडियल कुल उत्पादन, तो यहाँ तक वो आपका सीमांत उत्पादन बढ़ेगा। उसके बाद जो है अगर आप श्रमिकों को बढ़ाएंगे तो उत्पादन हमें लगेगा कि बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो सीमांत उत्पादन हमारा क्या है, घटना शुरू हो जाता है। और जब ये हमारा घटना शुरू होता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, हमारा 0 होकर जो है क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यानी कि ये स्टेज क्या दिखाती है हमारी, ये वाली स्टेज क्या दिखाती है, बढ़ता प्रतिफल। फिर जो है ये स्टेज क्या दिखाती है, समान प्रतिफल। और फिर ये स्टेज क्या दिखाती है हमारी, घटता प्रतिफल। तो ये तीनों को जो है समराइज करके इसी में दिखा दिया गया है। और सीमांत उत्पादन देखें तो जब तक ये बढ़ता मिलेगा तो हमारा सीमांत उत्पादन जो है क्या रहेगा, हमारा बढ़ता हुआ। जब ये समान होगा तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, कम। और जब ये घटेगा तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव। इस स्केड्यूल को हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। ये देखिए, पहले हमें ये बढ़ते प्रतिफल को दिखा रही है टोटल प्रोडक्शन में, फिर जो है प्रतिफल हमारा बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से, और उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, ये समान होकर जो है क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्शन को हम मार्जिन प्रोडक्शन के द्वारा भी शो कर सकते हैं। ये देखिए, जब ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो आपका जो मार्जिन प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम होता है तो आपका जो मार्जिन प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, 0। और उसके बाद जब ये घटना शुरू होता है तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। स्केड्यूल के हिसाब से बनाइएगा, सेम एज इट इज बनेगा। एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो जब आपका ये मार्जिन प्रोडक्शन घटना शुरू होता है तो आपका एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। और उसके बाद जो है क्या हो जाता है, ये भी घटती हुई दर से घटता है और ये भी घट रहा है, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा, मार्जिन प्रोडक्शन से ज़्यादा रहेगा। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मार्जिन प्रोडक्शन आपका नेगेटिव हो सकता है। पेपर में मोस्टली आपके पास टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन आ जाता है। तो एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन का अगर मान लीजिए रिलेशन आता है तो जैसे मैंने आपको बताया है इसी लैंग्वेज में आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। मोस्टली 3 नंबर का ही आता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन का आए तो सेम एज इट इज, जब ये मैक्सिमम होगा, जब ये बढ़ती हुई दर से तक बढ़ेगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। जब ये समान होगा ये क्या होगा आपका 0। और जब ये घटना शुरू होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास नियम के लागू होने के कारण। ये मैं आपको पीछे पूरी तरह से तीनों स्टेजेस के डिटेल में करा चुकी हूँ, ये आप अपने आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। क्या हम इस लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं? तो याद कीजिए, जो इसकी अजम्पशंस थी, मान्यताएं थी, उन्हीं में अगर चेंजेस आ जाए तो हमारा लॉ जो है क्या हो जाएगा, पोस्टपोन, यानी कि चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि या तो हम क्या कर दें, तकनीक में सुधार कर दें, तकनीक सुधर जाएगी तो अपने आप ही लॉ चेंज हो जाएगा, या फिर हमारे पास जो है जो फिक्स फैक्टर है, जो लैंड हमने फिक्स फैक्टर लेके चले थे, अगर हमें उसका कोई स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट मिल जाए, स्थानापन्न यानी कि इसकी जगह हम किसी और चीज़ को यूज़ कर सके, तो हमारा लॉ जो है क्या हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न्स टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।